सर, हमने सुना है कि आपके ऊपर केस लग गया था जी उसके। नहीं, हाँ मैम एक केस लगे थे इन 2011 में लगे थे। जैसे आप बहुत सारे जेल में गए, सबसे टफ जेल कौन सा? ऐसा बताना बहुत मुश्किल है। जेल ही, आप दुनिया में किसी भी जेल में रहो, आपको 6x6 के कमरे में रहना है, ठीक है, तो आपके सारे राइट्स खत्म हो चुके हैं। सर, हम जेल की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं जेल में, जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, छोटा राजन है। मतलब हमारा गवर्नमेंट या हमारी पुलिस ऐसा क्या उनको रोक क्यों नहीं पाती? वो जेल से इतना कुछ कैसे कर सकते हैं? हाँ जी। जेल में करप्शन है, बस क्या है, अगर किसी भी गैंगस्टर को अपना नेटवर्क चलाना है तो उसको क्या चाहिए मैम, उसको कम्युनिकेशन चाहिए ताकि वो बात कर सके। जब तक इस देश के अंदर, अगर सपोज करो, मतलब आप किसी भी देश की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर एक भी करप्ट आदमी है तो देश तरक्की तब तक नहीं करेगा मैम। जब तक जेल का ये करप्शन नहीं रुकेगा मैम, तब तक आप इस किलिंग को, इस नेटवर्क को, ये बढ़ते हुए गैंगस्टर को नहीं रोक सकते। लोगों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ कोई गवर्नमेंट है शायद। ये लोगों का कहना है, हाँ जी। लोगों की बातें हैं हाँ मैम, जी। एविडेंस कुछ भी नहीं है। आप जेल में थे, आपको छोटा राजन मिले, उनका मैसेज मिला। देखो, राजन मुझसे डायरेक्ट तरीके से तो नहीं मिला क्योंकि राजन तिहाड़ में बंद थे और मैं उत्तराखंड जेल में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी शुक्ला और आप देख रहे हैं डीएनए चैनल। आज हमारे साथ एक खास शख्स हैं जिनका नाम है लक्की बेस्टी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले तो मैं आपको क्या बोलूँ, स्नाइपर बोलूँ, एनएसजी कमांडो बोलूँ, या एजेंट लीमा सुना है, कॉन्ट्रैक्ट किलर सुना है? मैम देखो, मतलब बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट नेम दिए, तो मतलब अगर मैं सबका एक ही बोलूं तो आप मुझे एक इंडियन बोल सकते हैं, हम एक हिंदुस्तानी है मैम। हाँ जी। बिल्कुल। सर, हमने सुना है कि आपके ऊपर केस लग गया था, 4 साल 5 साल आपके जेल में गए। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी जी उसके। नहीं, हाँ मैम एक केस लगे थे इन 2011 में लगे थे, जो बाद में लैक ऑफ एविडेंस में भी सारे क्लियर हो गए कोर्ट की तरफ से। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में तो मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं है। हाँ जी सर। बिल्कुल। सर, क्या केस था, मतलब थोड़ा सा खुल के बताएंगे आप? मैम लास्ट टाइम में क्या हुआ था, 2011 में 2 आदमियों को शूट आउट किया गया था, देन लास्ट नेपाल बॉर्डर के आसपास में, भवाली शाम खेत पर। तो उस केस पर मुझे एक्यूज़ बनाया गया, जिसके लिए मुझे 4 साल जेल में रहना पड़ा और बहुत डिफरेंट 11 अलग अलग जेल में रहा। तो जो भी उन लोगों के बारे में बताया जाता है कि ऐसा क्राइम रिकॉर्ड्स तो उनके पहले से ही बहुत थे, बहुत सारे केसेस चल रहे थे उनके ऊपर, कई मर्डर केस थे, अपहरण थे, फिरौती, जो भी नॉन बेलेबल केसेस थे। इसके अलावा जो मेनली उनके ऊपर जो चार्जेस था या जो भी लग रहा था, वो आर्म्स डीलिंग को बढ़ती हुई, मतलब वेपन्स को नेपाल टू वाई इंडिया लेके आना, उस चीज़ पर वो, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो दोबारा स्टार्ट हो सकता था। अगर आपने दिलशाद बेग मिर्ज़ा का नाम सुना हो, एक बहुत है, मतलब लगभग 2000 के दशक पर उनको भी एक शूट आउट कर दिया गया था, जिसमें भी बाद में मतलब नेपाल गवर्नमेंट या कुछ लोगों का कहना है कि उनको मरवाने के पीछे भी RNW का हाथ था। तो सेम ये उसी के नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे थे। तो एक उनको लगा कि ये किलिंग मैंने करी है और मुझे इसके लिए 4 साल रखा गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि जैसे आप बहुत सारे जेल में गए, सबसे टफ जेल कौन सा था? मैम ऐसा तो देखो, जेल तो जेल ही है, किसी भी जाओ तो ऐसा नहीं है कि एक जेल टफ़ होगी दूसरी जेल टफ़ होगी, तो ऐसा बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या है कि जिस जेल में जितने ज़्यादा लोग होंगे वो थोड़ा सा उतना टफ़ होता है मैम। जिस जेल में जितने कम लोग होंगे उतना ठीक है, क्योंकि जेलर जो होता है, जेलर चाहता है यार उसकी जेल में शांति रहे, तो तभी पॉसिबल है जब जितने कम लोग होंगे मैम। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जेल कम है कोई जेल ज़्यादा है, जेल ही, आप दुनिया में किसी भी जेल में रहो, आपको 6x6 के कमरे में रहना है, ठीक है, तो आपके सारे राइट्स खत्म हो चुके होते हैं जेल में। जब भी आप जाते हैं आपके मानव अधिकार वगैरह कुछ भी नहीं होते, जो भी राइट्स है। और आपको जेल में एक जो भी आप जिस जेल का जेलर है या सुप्रीडेंटेंट है, उसके हिसाब से आपको जेल में रहना होता है। आप क्या खाओगे, कैसे रहोगे, कब सोओगे, सब डिपेंड है। आप एक तरह से मैम एक गुलाम हो बस। आपने मेंटली कैसे उसको, मतलब आपका लाइफस्टाइल आपने कैसे मेंटेन रखा? नहीं, मैं उससे भी बहुत टफ लाइफ देख के आया हूँ मैम। मैं आपको ये बोलूँ कि मैंने लाइफ के अंदर, कि अगर मैं 1 वर्ड्स में ये कहूँगा कि मुझे जेल का जो सबसे बुरा दिन होगा मेरे लिए, वो मैं जब स्पेशल फोर्स में या कभी ऑपरेशन करने गया हूँ, तो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन रहा है मैम। ऐसा मेरे को इतना मुश्किल नहीं लगा। अगर एक आम सिविलियन को अगर आप बोलो तो उसके लिए बहुत टफ है। उसके लिए है कि यार कि एक जेल के अंदर रहना, मतलब लोगों को ना देखना, कभी कभी 15-16 दिन, महीने भर में आप अपनी फैमिली से मिलोगे। तो मैं तो जो मैं अपना जॉब में रहा, उस जॉब में तो कभी कभी मैं 1 ईयर तक अपनी फैमिली से नहीं मिला हूँ। और कभी जब भी हम लोग ऑपरेशन में रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी रहा है कि मैं ऐसे एरिया में भी डिप्लॉय हूँ जहाँ पर मैंने आदमी भी कम से कम 2-2 3-3 महीनों के बाद देखे। तो उससे टफ लाइफ मैं देख कर आया हूँ, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। सर, हम जेल की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं जेल में, जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, छोटा राजन है।
मतलब हमारा गवर्नमेंट या हमारी पुलिस ऐसा क्या उनको रोक क्यों नहीं पाती? वो जेल से इतना कुछ कैसे कर सकते हैं? वो किलिंग करवा देते हैं, वो डील्स भी उनकी सब हो जाती है। मैम देखो, कहीं ना कहीं तो करप्शन तो हर जगह ही है। तो कहीं मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे, दुनिया का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है मैम जहाँ पर आप कहोगे आप करप्शन नहीं है। आप स्टार्टिंग में कहीं भी लेके चले जाओ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई ऐसा डिपार्टमेंट या कोई विभाग होगा जहाँ करप्शन नहीं है। तो सेम जेल में भी करप्शन तो है ही ना मैम। जेल में करप्शन है, बस क्या है, अगर किसी भी गैंगस्टर को अपना नेटवर्क चलाना है तो उसको क्या चाहिए मैम, उसको कम्युनिकेशन चाहिए ताकि वो बात कर सके। तो एक सेल फोन उन तक अगर पहुंच गया तो कोई नेटवर्क चलाना कोई मुश्किल नहीं है। अब उसमें हम गवर्नमेंट के ऊपर क्या ब्लेम लगाएं मैम? हम ये तो नहीं कहेंगे कि यार हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके भाई जेल में जाके चौकीदारी करें या चीज़ देखें। सिक्योरिटी होने के बाद भी तो कहीं ना कहीं मैम ये तो करप्शन है। देखो, इस चीज़ के लिए तो करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक इस देश के अंदर, अगर सपोज करो मतलब आप किसी भी देश की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर एक भी करप्ट आदमी है तो देश तरक्की तब तक नहीं करेगा मैम, क्योंकि कोई ना कोई तो करप्शन कर ही रहा है। हाँ जी। तो सेम चीज़ ये है कि जब तक जेल का ये करप्शन नहीं रुकेगा मैम, तब तक आप इस किलिंग को, इस नेटवर्क को, ये बढ़ते हुए गैंगस्टर को नहीं रोक सकते। अब इस पर आप चाहे आप ब्लेम किसी के ऊपर भी ब्लेम लगाओ, आप चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगाओ या पुलिस के ऊपर ब्लेम लगाओ या जेल स्टाफ के ऊपर ब्लेम लगाओ, कहीं ना कहीं मैं तो स्टार्टिंग जेल स्टाफ से बात करूंगा मैम। हाँ जी। ठीक है, अगर जेल स्टाफ ठीक है तो फिर आपको पुलिस तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप गवर्नमेंट के ऊपर बात ही नहीं कर सकते। कभी भी दुनिया की किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा होगा यार, या प्रेजेंट टाइम में जो देश के प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं उन्होंने कभी नहीं कहा होगा भाई तुम करप्शन करो, उन्होंने तो नहीं बोला होगा। लेकिन कोई ना कोई आदमी तो है जो, अब हम ऊपर से चैन लेके आते हैं 0 नंबर पर, 1 नंबर पर लेके आते हैं, 100 नंबर ने बोला आप करप्शन नहीं करोगे, लेकिन जो 1 नंबर पर बैठा हुआ आदमी नीचे सबसे, वो कहीं ना कहीं तो करप्शन कर ही रहा है मैम। हाँ जी। तो अगर इस चीज़ को रोकने के लिए आपको सबसे पहले जेल स्टाफ को सही होना पड़ेगा मैम। अगर जेल स्टाफ सही है, अगर जेल स्टाफ ने ठान लिया कि मैं अपने जेल में करप्शन नहीं होने दूंगा यार, मैं किसी भी कीमत पर किसी गैंगस्टर तक मोबाइल नहीं जाने दूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि एक बड़ा गैंगस्टर किसी नॉर्मली तरीके से आम लोगों के साथ टच हो सके, या नॉर्मल क्रिमिनल्स के साथ जो भी मतलब अंडर ट्रायल लोग आते हैं, मैं उनको अपने टच में ना लाऊं। ठीक है, तो फिर क्राइम धीरे खत्म हो जाएगा मैम जेल से। आप सिर्फ गैप कर दो इस दुनिया में, आप वो गैप तोड़ दो जो एक बड़े गैंगस्टर के बीच में या जो उसके लिए काम कर रहे हैं, आपने दोनों के दोनों नेटवर्क अगर तोड़ दिया तो क्राइम खत्म मैम। लॉरेंस ऐसा हमें मतलब लोगों को लगता है, हमें नहीं लगता, लोगों को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ शायद कोई गवर्नमेंट है, शायद उसको कोई पावर्स मिली हुई हैं, पॉलिटिकल पावर्स से जुड़ी हुई हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी किलिंग्स करवा देता है फिर भी कुछ नहीं होता है उसको। नहीं मैम, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जाता हूँ, एक ही क्वेश्चन आता है लोगों का कि यार लॉरेंस बिश्नोई क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट है, क्या लॉरेंस बिश्नोई RNW के लिए काम कर रहा है? ये क्वेश्चन है मैम। देखो, अभी तक मैं ये बोल रहा हूँ, ये लोगों का कहना है, लोगों की बातें हैं मैम, एविडेंस कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिस एविडेंस पर आप डायरेक्ट ये कह सको कि लॉरेंस बिश्नोई को गवर्नमेंट का सपोर्ट है, या आप डायरेक्ट अगर ये कह सको कि लॉरेंस बिश्नोई किसी एजेंसी के लिए काम करता है। एविडेंस तो डायरेक्ट नहीं है ना मैम। पर क्या ऐसा हो सकता है? मैम देखो, होने को कुछ भी हो सकता है और होने को नहीं भी हो सकता। जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे वो बताएंगे। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी लॉरेंस के ऊपर आई थिंक मुझे लग रहा है कि 80 केसेस हैं उसके ऊपर। अगर बाबा सिद्दीकी वाला केस उसके ऊपर, अगर महाराष्ट्र पुलिस ने चार्जशीट पर उसका नाम नहीं डाला शायद अभी बाबा सिद्दीकी का डायरेक्ट, तो शायद 79 केसेस है। अगर चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी वाला केस भी लॉरेंस के ऊपर आता है डायरेक्ट, तो उसके बाद 80 केस। मैं कहता हूँ कि आप लॉरेंस के 4 केस हटा दो मैम। आप लॉरेंस के ऊपर से जो बाबा सिद्दीकी वाला हाईलाइट हुआ वो हटा दो, आप जयपुर वाला सुखदेव सिंह गोगामणि वाला केस हटा दो, या आप सिद्धू मूसे वाला केस हटा दो, है ना। अगर आप ये केस हटा देते हो तो इससे पहले कितने केसेस थे लॉरेंस के ऊपर कोई नहीं जानता मैम। दिक्कत कब होती है? जब कोई बड़ा आदमी हाईलाइट होता है, बड़ा आदमी टारगेट होता है। अभी आप पूछ लो किसी से भी, आप मीडिया से उठा के पूछ लो यार मुझे लॉरेंस के तू स्टार्टिंग के 70 केस बता भाई, किसी को भी नहीं पता 70 केस क्या थे। क्राइम तो क्राइम ही है ना मैम। क्राइम तो तब भी क्राइम है अगर एक नॉर्मल आदमी, एक मजदूर के ऊपर गोली लगती है, तब भी आईपीसी जो पुरानी आईपीसी 302 थी, वो एक मजदूर के मरने में लगती है। अगर इस देश का सर्वोच्च आदमी मरता है तो भी आईपीसी लगती है। तो ऐसा क्यों कि जब कोई बड़ा आदमी मरे या कोई चीज़ बड़े लगे तभी दुनिया जागती है, लेकिन जान की कीमत तो सबकी है। जो आज इतनी हाईलाइट हो रही है, मीडिया आज जो बात कर रही है, आज से जब 70 केस या 76 केसेस थे तब क्यों नहीं आई मीडिया मैम? हाँ जी। तो मैम आवाज़, मैंने आपको क्या बोला कि इस देश में इंसिडेंट बहुत हुए हैं मैम, बहुत सारे। मैं कहता हूँ 2014 से पहले इस देश के अंदर बहुत सारे, कभी समझौता एक्सप्रेस में धमाका हो रहा, कभी मालेगांव में धमाका हो रहा है ना मैम, कभी गफ्फार मार्केट में ब्लास्ट, कभी जयपुर में ब्लास्ट, हर रोज़ धमाके हो रहे थे इस देश में। लोगों ने कभी मैम कुछ नहीं किया, कोई बातें नहीं। लेकिन आपने 26/11 हुआ इस देश में, लोग क्यों जाने? क्योंकि बहुत मतलब
एक ऐसा होटल मैम जिसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी मतलब लखपति आदमी तो रहेगा ही नहीं वहाँ, सब करोड़पति होंगे ना मैम। हाँ जी। मैं तो मानता ही नहीं कोई गरीब आदमी मरा होगा। तो ऐसा क्यों कि जब तक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, जब तक लोग नहीं जागेंगे। आप कहने मतलब मैं ये बोलता हूँ कि कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत हो, शुरुआत को ही ख़त्म कर दो, वेट मत करो उसको बड़ा बनने का। हाँ जी। अगर आपने किसी चीज़ को बड़ा बनने दिया मैम, तो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई गलत चीज़ की शुरुआत हो रही हो, तो ये आम लोगों का भी फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है कि यार इस देश की गवर्नमेंट ही करेगी, आर्मी करेगी, पुलिस करेगी। एक नॉर्मल लोग हैं वो क्यों नहीं बोलते? हर आदमी को चाहिए कि यार मेरे घर में एक भगत सिंह पैदा हो जो हमारे हक के लिए लड़े। लेकिन हर आदमी यही कहता है बेटा तू मत बनना भगत सिंह, पड़ोस के बच्चे को बनने दे। हाँ, ये तो है हमारे यहाँ पे। सर, धमाके की बात करें, दिल्ली में अभी बहुत धमाके का सब बार बार मेल आ रहा है, मुंबई में भी बहुत मेल आया, एयरपोर्ट्स पे आ रहा है, स्कूल्स में आ रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? मैम इसके पीछे अभी तक कुछ पता भी नहीं लगता है। डेफिनेटली मैम देखो, आज मैं आपको बताऊं कि आज प्रेजेंट टाइम में आप कंटिन्यू सुन रहे हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर प्रॉक्सी वॉर चल रहा है मैम। आप मिडिल ईस्ट में देख लो, ठीक है। आप कल आपने क्या कहते हैं सीरिया का सुन ही रहे हैं मैम, आप यूक्रेन का हाल आपने देख ही लिया, बांग्लादेश पूरा ही खत्म हो चुका है मैम, पाकिस्तान तो पहले ही खत्म था, श्रीलंका खत्म है। आज पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है मैम ये। लेकिन इस टाइम क्या है, दुनिया के अंदर हिंदुस्तान एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर रहा है मैम, बहुत बड़ी सुपर पावर बन के उभर रहा है। ये जितना आपको दिखाई दे रहा है ना मैम कि बगल में बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर चुकी है, है ना, श्रीलंका खत्म है, ये सिर्फ क्यों है मैम? क्योंकि हिंदुस्तान को डिस्टर्ब किया जाए। खुद बांग्लादेश का कोई वजूद नहीं है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिस्ट्री उठा कर देख लो, इस बांग्लादेश को इंडियन आर्मी ने आज़ाद करके दिया है मैम। जो आज बांग्लादेशी जो डेली बोल रहे हैं कि यार हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कोलकाता तक पहुंच जाएंगे, है ना, तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा। जब जनरल टिक्का ने इनको मैम सर्च ऑपरेशन चलाया था तो हज़ारों बांग्लादेशियों को मारा था, और उन्होंने अपने बच्चों को बहुत गलत हिस्ट्री पढ़ा रखी है कि यार हम लोगों ने, हमारी मुक्ति वाहिनी ने इस देश को आज़ाद किया है ना। हिस्ट्री गलत पढ़ाई है अपने बच्चों को। तो ये जो चल रहा है मैम कि अभी हम ये कर देंगे, धमाके कर देंगे, सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए मैम। आज के टाइम में एक हिंदुस्तान में बहुत पावरफुल गवर्नमेंट है मैम, जो डिसीजन लेने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाती। 2014 से पहले किसी भी, आप सिविल की बात छोड़ दीजिए मैम, सिविल तो बिल्कुल, आप किसी आर्मी सोल्जर से उठा के पूछ लो मैम बुलाकर कि यार 2014 से पहले तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी JNK के अंदर या किसी भी CI ऑप्स के अंदर, और आज के हालात, तो आपको एक सोल्जर बताएगा मैम। सर आप बताएं, आप भी जैसे पहले थे, बिल्कुल उस टाइम गवर्नमेंट दूसरी थी, जब आप उस टाइम 2011 से पहले काम करते थे, अब गवर्नमेंट दूसरी है, आपको क्या डिफरेंस, मेजर डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम लोग ऑपरेशन के लिए जाते थे 2014 से पहले, तो अगर मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ, अगर हम इंडिया के अंदर कोई भी नॉर्मली ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो पहली एक हिदायत होती थी, ध्यान रखना, फायर मत करना, कुछ भी हो जाए फायर मत। मैम आप एक सोचो ना, एक मेरे पास आपने एक वेपन पकड़ा रखा है भाई, एक AK-47 हाथ में, MP5 है, XYZ, LMG मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में लकड़ी तो है नहीं ना मैम। हाँ जी। अगर आप मुझे फायर करने के लिए ही मना कर रहे हो तो भाई ये SOP चेंज कर दो ना यार। जो मेरे को वेपन दिया है, एक वेपन मेरे को अलाउड है, आपने मुझे पहले ही, आपने मेरा मॉरल वहीं ख़त्म कर दिया मैम। हाँ जी। मेरे को मेरे गेट से निकलने से पहले, मेरे कैंप से निकलने से पहले आपने एक सोल्जर का मॉरल डाउन कर चुके आप। दुनिया के अंदर मैम जो लड़ाई है वो आदमी के मॉरल से जीती जाती है मैम। हाँ जी। अगर आप दुनिया का कोई भी वॉर जीतोगे तो डिपेंड करता है कि उस फोर्स का मॉरल कितना अप है। और आज का सिचुएशन ये है मैम, आज अगर कोई भी फोर्स बाहर निकलती है तो उसको ऑर्डर्स आते हैं कि एंटी एलिमेंट्स को देखती शूट करो। तो ये फ़र्क है मैम आज का। मतलब पहले बहुत बेहतर। मैम मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर कोई भी, दुनिया में अगर कोई भी देश सक्सेस बना है ना मैम, वो बना है उसके लीडर की वजह से। आज मैं ऑपरेशन के लिए बाहर जाता हूँ मैम, तो मेरे सीनियर्स के सीधे ऑपरेशन होते हैं, हम बैठे टेंशन मत ले, तो मुझे पता ना मेरा लीडर पावरफुल है। मैम आप भी यहीं जॉब कर रहे हैं, आपके सीनियर्स ने आपको बोल दिया यार अच्छे से खबर था, जो है सच डाल। हाँ जी। आप मैम खुश है कि मैं सच डालूंगी, आप ही को बोलता है कि ये देख के करना, वो देख के करना, आपका तो पहले ही दिमाग खराब हो जाएगा मुझे कौन सी लाइन काटनी है, कौन सी ऐड करनी है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है ये हर जगह पर मैम। ओनली ये डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हर जगह पर अगर आपका किसी भी जगह पर आपका लीडर पावरफुल है तो कंपनी हमेशा पावरफुल है, वो देश हमेशा पावरफुल है मैम। सर अभी हम बात कर रहे हैं जैसे US में अभी वो इलेक्शंस हुए हैं, इंडिया और US के आप कैसे रिश्ते देखते हैं? मैम देखो एक्चुअली क्या है, अगर मैं फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ तो हमने 1950 पर 1950 पर हमने रशिया की, उस टाइम USSR के साथ हमने एक संधि करी थी वेपन्स को लेके। आज भी हिंदुस्तान के अंदर मैम कम से कम 70% वेपन थल जल वायु को मिलाकर, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूँगा हम 70% जो वेपन है वो रशिया के यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में भी मैम। अब हमने, आपको मालूम है कि 1962 में हमारा जब वॉर हुआ था तो हमने US से वेपन मांगे थे मैम। ऐसा नहीं है कि हमने US से वेपन नहीं मांगे, हम आज भी US से वेपन मांग रहे हैं मैम। अभी US ने हमसे, जबकि पेपर वर्क हो चुके हैं भारत सरकार के, और उन्होंने बोला कि यार हम आपको
फाइटर के इंजन देंगे, ताकि आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। लेकिन इंजन की हमको ज़रूरत है मैम, हमारे को वेपन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे बगल में चाइना है मैम, बांग्लादेश बगल में है, पाकिस्तान बगल में है, नेपाल भी थोड़ा सा हाँ जी, हमसे आजकल नाराज़ है। तो हमारे को हमारा देश मजबूत करना है मैम। हम नहीं चाहते कि हमारा हाल वो हो जो इसराइल का हो रखा है मैम। हाँ जी, तो हमारे को इस टाइम वेपन की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि अमेरिका उसमें हमारी हेल्प करे। और मुझे लग रहा है कि अभी 20 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी हॉट सीट पर बैठेंगे तो बहुत सारे रिलेशन चेंज होंगे मैम। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया की जो भी डील्स रुकी हुई हैं वो सारी की सारी डील जो 4 साल के ट्रम्प गवर्नमेंट में है ये लगभग पूरे होने के चांसेस हैं। और सबसे पहले मैं ये भी मुझे लग रहा है ऐसा कि जैसे यूएस की अभी नई गवर्नमेंट बनेगी तो ये यूक्रेन वॉर भी उसी टाइम बंद किया जाएगा मैम। शायद पहला डिसीजन उनका यही होगा कि आप यूक्रेन वॉर को भी स्टॉप करो। सर यूएस ने सिक्किम में अपनी फीमेल एजेंट भेजी थी। तो हमने मैम लेकिन उसका वो मैं लेकिन ऑपरेशन फीमेल भेजी कि सिक्किम को अलग करो, हाँ लेकिन जी। बेनिफिट तो नहीं हुआ ना मैम। हमारे इस टाइम जो एनएसए के चीफ हैं डोवाल साहब, उन्होंने ऑपरेशन किया और सिक्किम को फिर भी भारत का अंग बनाया मैम। मैं आपको ये बोलूँगा कि यूएसए, देखो हम बात गवर्नमेंट, एक बात गवर्नमेंट अलग है और एजेंसी अलग है मैम। वो अगर एक फीमेल एजेंट भेजी हो, हम सीआईए के ऊपर आएंगे कि सीआईए ने भेजा। इस दुनिया में जो भी वॉर चल रहा है मैम, ये दुनिया की एजेंसी ही चलाती है। मैं बात गवर्नमेंट की नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट कर रहा है या मैं बोलूँगा कि ये ब्रिटेन गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि MI5 कर रहा है, CIA कर रहा है ना मैम। दुनिया के अंदर कहीं भी मैं अकेली ओनली 59 देशों की गवर्नमेंट सिर्फ CIA ने गिराई है मैम दुनिया में। आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट वो बच्चे गिरा देंगे मैम? कल के स्टूडेंट गवर्नमेंट को गिरा देंगे? इसके गिराने के पीछे कोई ना कोई तो एजेंसी है। हाँ जी, और ऐसा नहीं है कि प्लानिंग उन्होंने विदिन 4 दिन पहले 10 दिन पहले करी मैम। जिस आप यूनिस खान को बोल रहे हैं मैम, एक नोबेल जीता हुआ आदमी, 2006 में आपको शांति के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शांति अवार्ड मिल रहा है। आज आप इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हिंसा कर रहे हो, किसके इशारे पर हो रही है पूरी की पूरी हिंसा में? कोई ना कोई तो है यूनिस के पीछे मैम, हाँ जी, है ना। और लोगों को यार, यूथ को, बांग्लादेश के यूथ को समझना चाहिए भाई, आपके लीडर की उम्र पूरी हो चुकी है यार, वो तो वैसे भी मैम अपने लास्ट स्टेज में है, आपके पास तो अपनी पूरी लाइफ है। यही गलती पाकिस्तान ने करी थी कि जब हिंदुस्तान के 400 टेम्पल्स को जलाया था, और आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है यार। आज पाकिस्तान 200 रुपये केजी आटा खा रहा है, 200 रुपये लीटर दूध नहीं मिल रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि आपके लीडर की तो पूरी उम्र हो गई है, लास्ट स्टेज में वो अपने। तो आप अपने आने वाले यूथ को क्यों ख़त्म कर रहे हो? जो आज आप कुछ एक एजेंसी के कहने से बोल रहे हो कि हम हिंदुस्तान के अंदर घुस जाएंगे, कलकत्ता तक कवर कर लेंगे, तो मैं आपको इतना बताऊं कि सिर्फ ईस्टर्न कमांड को सुबह आधे घंटे पहले उठने की देर है यार हमारी। अगर आधा घंटा पहले ईस्टर्न कमांड उठ गया तो पूरा बांग्लादेश खत्म हो जाएगा मैम। तो कोशिश करो कि किसी भी कीमत पर ये मसले बातों से हल निकल जाए, आर्मी के पास पावर ना जाए। एक बारी अगर सेना को पावर मिल जाती है तो बात हाथों से निकल जाती है। फिर सेना की बात आपने बोली, NSG कमांडो, Z+ सिक्योरिटी में आप रहे हो, SPG में आप रहे हो, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ आप रहे हो, उसका सर क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैम देखो, सब ऐसा है कि फोर्स एक ही है मैम पूरी। अगर मैं बोलूँ कि यार फोर्स, हाँ थोड़ा सा क्या कैटेगरी डिफाइन चेंज करी गई है कि जैसे अगर मैं NSG में आया तो क्या होता है, जब एक सोल्जर कभी भी अपनी पेरेंट्स रेजिमेंट से या जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, NSG अपने आप में अपनी खुद की कोई पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि NSG खुद में ही है। हर सोल्जर या कोई भी जो अलग अलग फोर्सेस हैं उससे NSG के अंदर एक डेपुटेशन आते हैं, और नॉर्मली तरीके से जो भी NSG में डेपुटेशन आएगा वो अपनी पेरेंट्स यूनिट का बेस्ट होगा मैम, क्योंकि वहाँ से जो भी सिलेक्टेड आएगा वो बेस्ट होगा, और उसको भी NSG की ऑल ओवर 3 महीने की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके वो NSG का हिस्सा बनेगा मैम। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि अगर 1000 लोग NSG में आ रहे हैं तो 1000 में से मैं आपको बता दूं कम से कम 10% भी नहीं है मैम जो NSG में रहते हैं। बाकी 70-80 लड़के NSG में रह जाते हैं, बाकी सारे अपने वापस पेरेंट्स उसको चले जाते हैं। और इस देश की नेशनल सिक्योरिटी है तो थोड़ा सा उनका ट्रेनिंग का भी जो प्रोसीजर है या जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा अप लेवल है। Z+ सिक्योरिटी थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, उसमें क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि Z+ सिक्योरिटी भी बहुत सारी है। अगर आप Z+ है, अगर कि Z+ आपको सेंटर से दी गई है, Z+ NSG कवर है, Z+ SPG कवर है, हाँ जी। तो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को Z+ है, लेकिन क्या वो Z+ NSG के कवर में आता है, या वो SPG के कवर में आता है, या वो दिल्ली पुलिस के कवर में आता है, या वो CISF के कवर में आता है? तो है Z+, लेकिन Z+ भी अलग अलग। जैसे मैं आपको बताऊं, जिस टाइम तक मैं NSG कवर में था उस टाइम तक हिंदुस्तान में 17 आदमियों को NSG थी, कि इस देश के अंदर 17 आदमियों को NSG दी हुई थी मैम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी आदमी को Z+ NSG कवर दी जाएगी तो अपनी मर्जी से नहीं दी जाएगी। वो उसके लिए भी क्या है कि IB और RNW की रिपोर्ट जाएगी कि सपोज ऐसा लगता है कि यार आपको NSG देना चाहिए,
तो क्यों देना चाहिए? पहली चीज़ तो ये है, पहले गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री डिसाइड करे कि भाई कि इनको एनएसजी क्यों देनी चाहिए, ठीक है। तो आईबी और आरएनडब्ल्यू बताते हैं कि सर ये इस देश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इनकी भूमिका इस देश के लिए इतनी ज़्यादा है, इनके जाने से इस देश में इतना नुकसान हो सकता है। पहली चीज़ तो कि आप कितने महत्वपूर्ण हो इस देश के लिए। देखो महत्वपूर्ण तो हर आदमी है जिसने भी देश में जन्म लिया, क्या, लेकिन वो खुद के लिए इंपॉर्टेंट है ना मैम। आप इस देश के लिए क्या कर रहे हो मैम, आपने इस देश को क्या योगदान दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले। दूसरी चीज़ कि आपको किससे थ्रेट है। ऐसा नहीं है कि आपको दो चार कुछ एक ग्रुप से, कुछ एक गुंडे लोगों से थ्रेट होगा, उसके लिए लोकल पुलिस भी बहुत है, 2 कांस्टेबल दे देंगे आपको। लेकिन अगर आईबी और आरएनडब्ल्यू की रिपोर्ट कहती है कि यार इन्हें बहुत ही थ्रेट और दुनिया के बहुत सारे ग्रुप से, हाईली ग्रुप से, मिलिटेंट से इनको थ्रेट है, तब जाके आपको एनएसजी दी जाएगी मैम। आप राजनाथ सिंह के साथ भी थे? हाँ, मैं राजनाथ सर के साथ भी, एक इंसिडेंट भी हुआ था। हाँ बिल्कुल मैम, शायद आप गोरखपुर वाला बोल रहे हैं। हाँ जी, गोरखपुर वाला। तो एक्चुअली मैम उसमें भी क्या हुआ कि एक शादी में गए हुए थे हम लोग, तो शादी में बहुत भीड़ थी, तो जो सर का ड्राइवर था वो भी खड़ा था बहुत। मैंने कहा भूखा है, मैं इसको भेज देता हूँ, है ना। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई तू खाना खा ले जाकर, जबकि ये सिक्योरिटी वायलेशन है, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद मुझे लगा यार कि सर लोगों को टाइम लगेगा। मैंने कहा भाई तू जाके खाना खा, कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ इधर ही। अब वो खाना खाने गया, इस टाइम इतने तक राजनाथ सर लोग आ गए, ड्राइवर ही नहीं। अब इतनी भीड़ में उस जब एक किसी की शादी, तो जिस राजनाथ सर जिस शादी में गए वो शादी भी उसी लेवल की होगी, वहाँ हज़ारों लोग तो वैसे ही थे। अब भाई मैंने कहा क्या करूँ यार, क्या करूँ। मैंने जब तक एक काम करा, मैंने उनको दूसरी गाड़ी में भेजा और फिर मैंने कारगेट को मूव करने के लिए बोला। मैंने कहा तुम मूव करो, मैं पीछे से आता हूँ। फिर देन एक प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पर, कोई एक आर्टिस्ट थे, उनका एक प्रोग्राम चल रहा था। देन मैंने फिर वहाँ से एक अनाउंस करवाया कि यार जल्दी से गाड़ी के पास आ जाओ। तो ये था, बट एक सिक्योरिटी वायलेशन था जो मुझे भी नहीं करना चाहिए था मैम। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए था। अच्छा सर, जैसे हम एक हमारे ऑफिसर थे रविंद्र सिंह। बिल्कुल मैम, रविंद्र कौशिक सर। वो 2 थे मैम। आप रविंद्र शर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ। या कौशिक की बात कर रहे हैं? रविंद्र कौशिक जो ऑफिसर जिन्होंने यूएस को हमारे जो एजेंट थे। नहीं, एजेंट दोनों ही थे मैम। एक पाकिस्तान के अंदर थे एज रविंद्र कौशिक सर, जो इस देश के लेजेंड स्पाई रहे आज तक के इतिहास में। एक तो वो थे, एक रविंद्र शर्मा थे जिन्होंने सीआईए को अपने सीक्रेट। हाँ जी सर, मैं रविंद्र शर्मा की बात कर रही हूँ, जो भाई नेपाल टू चले गए थे और शायद 2011 या 12 में एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, और जो एक नेचुरल डेथ बताते हैं उसके पीछे भी सीआईए का ही हाथ था। बट सर इतना चूज करते हैं, इतनी ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद भी ये ऐसे कैसे कदम उठा सकते हैं? देखो कि ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। नहीं, थ्रेट तो ही मैम। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जितने हमारे एजेंट एक्टिव होते हैं, एक्टिव सामने वाले भी होते हैं। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि बाहर का कोई एजेंट हमारे लिए काम करे। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कोशिश करते। देखो मैम, एजेंसी में रहकर हम बहुत बारी वो काम करते हैं जो हमारी आत्मा हमको करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन फिर भी हमको देश हित में करना पड़ता है। ये दुनिया में हर जगह चलता है मैम, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में ही चलता होगा, ये दुनिया में हर जगह चलता है। अगर आप सीआईए का एक एजेंट बोले स्नोडेन, आज जो जर्मनी में रह रहे हैं मैम, वो भी एक सीआईए का टॉप का एजेंट था और वो अपनी सारी सीक्रेट फाइल को लेके जर्मनी निकल गया मैम। तो दुनिया में मैम आराम से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा मैम। आप इस चीज़ को कभी डिले नहीं कर सकते मैम। पर उसके जैसे वो इंसिडेंट हुआ, हाईलाइट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने ऐसा क्या कदम उठाया जिससे हम थोड़ा। तो कोई दूसरा इंसिडेंट हुआ ही नहीं मैम आज तक। उसके बाद आप मुझे कभी नहीं बोल सकते कि इस देश में किसी सीक्रेट एजेंट ने इस देश के साथ गद्दारी करी हो। आप मुझे दूसरा इंसिडेंट बता दो, तो कुछ ना कुछ तो हमारी एजेंसी ने किया होगा मैम उसके बाद। मतलब कुछ ऐसा कदम आप बता सकते हैं? 100% जो कदम किया है, जो शायद हम यहाँ पर ना भी बताएं कि हम लोग किस तरह से करते हैं, हमारी एजेंसी पर हम किस तरह से वर्क करते हैं। हाँ, दूसरों के सर्वेलेंस के लिए हम क्या क्या करते हैं। लेकिन वो एक मैम आज देखिए ना, 24 साल हो गए, 24 साल में आप दूसरी घटना नहीं बता सकते, तो एक बहुत अच्छी बात है ये चीज़ तो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जेल में थे, आपको छोटा राजन मिले, उनका मैसेज मिला? हाँ मैम, डायरेक्ट तरीके से देखो, राजन मुझसे डायरेक्ट तरीके से तो नहीं मिला, क्योंकि राजन तिहाड़ में बंद थे और मैं उत्तराखंड जेल में। तो डायरेक्ट मैसेज उन्होंने मेरे को एक मैसेज भिजवाया राजन ने, वो भी जिसने मैसेज भिजवाया वो भी एक पुलिस ऑफिसर ही था। हाँ जी। तो उसके थ्रू एक मैसेज भिजवाया कि यार, उसका कहने का डायरेक्ट मतलब ये था मैम कि यार भाई तुम भी जेल के अंदर आ गए हो और तुम हमारे लिए काम करो आगे चल के, ठीक है, और तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा और हमारा सपोर्ट तुम्हें मिलेगा। बस एक तरह का मैसेज था मैम उसका। क्या अभी भी वो दाऊद इब्राहिम के साथ टच में होंगे? वो तो मैम 1993 के बाद ही ये दोनों ग्रुप अलग हो गए थे। दाऊद ग्रुप और राजन ग्रुप दोनों
डिवाइड हो गए, हाँ ठीक जी। है, क्योंकि 1993 के बाद दाऊद इब्राहिम जो उससे पहले एक अंडरवर्ल्ड का डॉन हुआ करता था, एक मतलब हमारी गवर्नमेंट ने उसको एक आतंकवादी घोषित किया और एनआईए की रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम एक टेररिस्ट है मैम। दाऊद इब्राहिम, आपको क्या लगता है कि मतलब काफ़ी बार उनकी खबरें आई हैं मरने की कि वो मर चुके हैं, हर 2 से 3 महीने आती रहती है, हर साल आपको क्या लगता है वो मर गए हैं, जिंदा मैम है? देखो एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बोला सबसे पहले क्या होता है मैम कि एक मैं आपको छोटा डिफरेंस समझा देता हूँ, एक गुंडा, नक्सलाइट और टेररिस्ट। आप नक्सलाइट और गुंडे को छोड़ दो, मैं आपको टेररिस्ट के ऊपर आता हूँ मैम। दाऊद के ऊपर इस टाइम टेररिस्ट का लेवल है मैम, हाँ एक जी। आतंकवादी है। एक आतंकवादी क्या होता है मैम, दुनिया का कोई भी आतंकवादी होगा उसका कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी ना किसी मिलिट्री से होगा मैम। हाँ जी। ये टेररिस्ट की परिभाषा है मैम कि दुनिया का कोई भी आतंकवादी उसको दुनिया में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो क्या है, वो आर्मी के टच में है मैम। तो आईएसआई के टच में कौन है, दाऊद है पूरा, मतलब दाऊद के ऊपर पूरा आईएसआई का सपोर्ट है। उसके पीछे रीजन क्या है मैम कि दाऊद का जो भी इलीगल्स काम है पूरी दुनिया के अंदर, जो भी पैसा आता है वो सारा का सारा आईएसआई के फंड में जाता है। हाँ जी। ठीक है, तो हजारों करोड़ दाऊद का ऑल ओवर एशिया से, मतलब मैं आप उसके काम बताऊंगा तो शायद टाइम ही कम पड़ जाएगा। तो दाऊद का काम है दुनिया की सारी फंडिंग इलीगल तरीके से पाकिस्तान लेके आना और वो सारा आईएसआई को देना। तो आईएसआई का उसको वैसे ही सपोर्ट में पूरे, मतलब आईएसआई के मतलब सिक्योरिटी में वो रह रहा है। शायद मैं बोलता हूँ कि जितनी सिक्योरिटी तो उन्होंने अपने पीएम को नहीं दे रखी होगी, वो दाऊद को उतनी सिक्योरिटी देते हैं, पहली चीज़ ये। और कई टाइम से आप देखो कि दाऊद का किसी ने दाऊद को नहीं देखा, मैं कभी न्यूज़ आती है तो मैं ये बताऊं, अगर दाऊद मर भी गया तो पाकिस्तान गवर्नमेंट तो कभी बोलेगी नहीं ना दाऊद इब्राहिम मर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की उसके पीछे 2 मजबूरी है मैम। हाँ जी। पहली मजबूरी है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिले करता है कि पाकिस्तान की धरती में दाऊद नहीं है। हाँ। आपको पता है कि दाऊद मर गया तो पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में मैम क्या मुंह दिखाएगा। हाँ तो जी। दाऊद इब्राहिम मरने के बाद भी उसको कहीं दबा देगी, ठीक है, कभी बताएगी नहीं कि दाऊद मर चुका है और दाऊद को दबा देंगे। दूसरी चीज आईएसआई क्या है, उसको मरने के बाद भी मैम 15 साल जिंदा रखेगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले अभी बताया कि दाऊद के नाम पर पैसा आ रहा है। हाँ जी। क्योंकि दाऊद के बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में काम कर रहे हैं, आज भी हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं मैम। मैं तो ये बोलता हूँ जो लोगों में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार आके कभी विरोध करते हैं इस देश में, वो भी इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं मैम। वो भी इन सब लोगों के एजेंट ही हैं जो फंड पैसा ले लेके रोडों पर धरना प्रदर्शन करते हैं, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं। हाँ जी। तो ताकि इन लोगों को ये ना पता चले कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है और पैसा कंटिन्यू उसके नाम पर पाकिस्तान पहुंचता रहे। तो दूसरा क्या है कि मरने के बाद भी उसको 15-16 साल तक सिर्फ जिंदा रखेगा आईएसआई। तो दुनिया में शायद आने वाले टाइम में पता चली जाएगा मैम कि दाऊद मर गया या जिंदा है करके। देखो बात तो सामने आ ही जाएगी कभी ना कभी। हाँ जी। आप जेल में एक सीक्रेट मिशन करने गए थे? नहीं मैम, ये सब लोग कहते हैं मैम, ये तो लोगों का कहना है कि मैं जेल के अंदर एक सीक्रेट मिशन करने गया था या नहीं। तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि एजेंट लीमा कौन है, ये मेरा भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो एक मैं आपको बताऊं कि एजेंट लीमा हर क्या होता है मैम कि कोई भी एजेंसी है दुनिया की अपने एजेंट को नाम से नहीं बुलाती मैम। हाँ हमेशा हर एजेंट का हर एक नाम, एक कोड दिया जाता है। तो ऐसी एक सीक्रेट सर्विस के लिए, जो दुनिया की कोई भी सीक्रेट सर्विस हो सकती है हिंदुस्तान की, मैं यही नहीं बोलूँगा RNW, आई भी हो सकती है, MI भी हो सकती है, XYZ कोई भी हो सकती है। तो उसी का एक सीक्रेट एजेंट लीमा मैम, ठीक है, जिसको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो सारी किलिंग दुनिया के अंदर जो भी है ये उन्हीं की किलिंग है मैम, है ना। तो यही बहुत लोगों ने कोशिश किया कि लक्की बिस्ट या एजेंट लीमा एक ही है। तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं एजेंट लीमा हूँ। मतलब आप एजेंट लीमा नहीं? नहीं, मैं एजेंट लीमा नहीं हूँ। ठीक है। सर, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी आपके हिसाब से कौन सी है? मैम देखो, अगर रेटिंग के ऊपर दुनिया में कोई नहीं बता सकता बेस्ट कौन सी है इस दुनिया में, कौन आदमी, लेकिन मैं आपको टॉप की 4-5 एजेंसी जो मुझे लगता है अच्छी है, बेस्ट तो बोल ही नहीं सकते मैम। बेस्ट तो देखो आप अगर लो, मैं बोलूँगा RNW मैम, ठीक है, मैं बोलूँगा CIA, MI5, मोसाद, MSS, ISI, तो FSB, सब अच्छी एजेंसी है मैम। 193 देश दुनिया में हम लोग मानते हैं। तो मैंने आपको 6-7 नाम बताए जो मेरे लिए बेस्ट है मैम, जो अपना बेस्ट तरीके से काम करते हैं दुनिया में। सबसे ज़्यादा बेस्ट, और हम कहाँ पे रिलाई करते हैं? मैंने आपको बोला ना कि बेस्ट तो कोई है ही नहीं मैम। मैंने सबसे पहले RNW का नाम लिया ना मैम। हाँ जी, बिल्कुल। आप हमारे अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने एक बोला था कि CIA ने एक फीमेल एजेंट भेजी। हाँ जी। क्यों मैम? ताकि उसके किंग से शादी हो जाए। हाँ। ठीक है मैम, उसके किंग से शादी कर ले। लेकिन फिर भी ऑपरेशन किसी ने अनसक्सेस किया ना मैम, वो हमारी RNW थी ना। हाँ जी। अब इसमें आपके हिसाब से बेस्ट कौन होनी चाहिए मैम? एक ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, आपको रिजल्ट आज सिक्किम का है मैम, सिक्किम हिंदुस्तान का अंग है हाँ ना, जी। तो इसका मतलब हमने उस ऑपरेशन को सक्सेस किया और CIA को भी फेल होना पड़ा उस ऑपरेशन में। हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है मैम। अब मैं आपको ISI की बताऊं, ये आपको CIA का उदाहरण दिया, तो आपकी नज़र में कौन हुआ इस टाइम बेस्ट? RNW हुआ। हाँ जी। सेकंड ISI एक प्लान कर रही थी, ISI चाहती थी कि वो सियाचिन को कवर करे, पूरा कंट्रोल सियाचिन पर उनका हो। उन्होंने एक प्लान किया बहुत साइलेंटली,
ठीक है, और हमें पता चल गया कि ISI एक प्लान कर रहा है और उसने 50,000 जूतों का ऑर्डर दिया हुआ और उस टाइप का ड्रेस का ऑर्डर दिया हुआ है जो हाई एलटी पर काम कर सके। हाँ जी। ठीक है, उससे पहले वो लोग उन जूतों का ऑर्डर ले पाते, हमने उन ऑर्डरों को डिले करवाया, एक नई कंपनी खोली, उन तक सामान नहीं पहुंचने दिया, उससे पहले हमने सामान लेके एयरलिफ्ट करा के, आज सियाचिन किसके कंट्रोल में है मैम? इंडिया के कंट्रोल में है। तो डिपेंड करता है, देखो अच्छा कौन है बुरा कौन है ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता मैम। हाँ जी। आप सीक्रेट एजेंट रह चुके हैं इंडिया के, काम किया है भारत सरकार के लिए मैम। इसमें मतलब कैसे क्या प्रोसेस है इसमें? अगर किसी को जाना हो, किसी को एनरोलमेंट करवाना हो, तो इसका क्या क्या प्रोसेस है? मैम देखो, आपने हिंदुस्तान में शायद एक इकलौती जॉब को छोड़कर, हाँ जी, एक सीक्रेट सर्विस की जॉब को छोड़ के हर जॉब का दुनिया को पता होता है, इसी जॉब का नहीं पता होता। बस मैं यही कहूँगा, अगर कोई भी आदमी चाहता है कि वो सीक्रेट सर्विस को ज्वाइन करे, इस देश से प्यार करे मैम, ठीक है, वो देश से प्यार करे, सीक्रेट सर्विस अपने आप उस तक पहुँच जाएगी मैम, वो अपने आप ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेगी मैम। आप प्यार तो करो देश से। मतलब हम खुद से नहीं जा सकते अगर हम चाहें तो? मैम आप क्यों आना चाहते हो पहले बताओ मैम। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपने कह दिया कि आप सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहते हो। हाँ जी। मैम देश की सेवा तो आप यहाँ भी कर सकते हो मैम। हाँ जी। मतलब कि क्या डिफरेंट है कि आप वहाँ पर जाके क्या स्पेशल सेवा करना चाहते हो? ये मैम आपका क्वेश्चन है, सारे ऑडियंस को भी जो पूछते हो, ये आपके थ्रू में उन सबसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर क्या अलग सेवा कर लोगे मैम? सर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आप क्यों गए? नहीं मैं तो मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले मैम, कि आप तक वो पहुंच जाएंगे मैम। डेफिनेटली मेरे पास भी एक कॉलिंग लेटर आया ना मैम, मेरे को भी लेकर गए, मुझे तो पता ही नहीं था मैं सीक्रेट सर्विस ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं तो एक डिफेंस ज्वाइन करने गया था मैम। आप आर्मी? मैं तो आर्मी ज्वाइन करने गया था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैम, कि जो लोग कहते हैं कि मैं सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ, भाई आप देशभक्त बनो तो सही, हम आप तक पहुँच जाएंगे यार। इसकी ट्रेनिंग सर कैसे होती है, थोड़ा सा एलैबोरेट करें। डिफरेंट ट्रेनिंग है बहुत ही। देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ मैम, जो भी एक एजेंट होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ अलग होगा मैम, एक स्पेशल चीज़ उसके अंदर होगी उसका IQ बहुत अच्छा होगा मैम, कुछ ना कुछ काबिलियत उसके अंदर होगी, तभी वो एक एजेंट बनेगा मैम दुनिया में। हाँ जी। क्योंकि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी एक छोटी सी गलती से किसी देश के डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो सकते हैं मैम। तो ट्रेनिंग तो क्या है मैम, देखो आपको मैं, कि एक जो एजेंट होगा वो बहुत अच्छा बहरूपिया होगा दुनिया में। हाँ जी। एक चीज़ तो ये बताऊँ मैम, वो जिस DNA में जाएगा उसी DNA में मिल जाएगा मैम। अगर वो कोविड ऑपरेशन करता है, ठीक है, हाँ जी। उसको मिलिट्री की पूरी नॉलेज होगी मैम, है ना। अगर वो शूट आउट करता है तो एक बहुत अच्छा फायरर होगा मैम वो, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग जगहों में जाता है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता होगा, लेकिन वो जीवन में आपसे सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बात करेगा हमेशा। आप कभी ज़िंदगी में पता ही नहीं लगा पाओगे कि इसको कभी दुनिया में दूसरी भाषा भी आती होगी। उसको पहचानना बहुत मुश्किल है मैम। हाँ जी। ये मैं आपको एक चीज़ की बता रहा हूँ, वो इतना मतलब जो मेनली एक एजेंट है वो दुनिया में मैम अपने सिवा धरती पर किसी पर बिलीव नहीं करता मैम, किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। और एक दूसरा चीज़ क्या है मैम, कि उसके अंदर एक चीज़ है कि कैसे किसी के वेपन को डाउन कराना है। अगर मुझे किसी मिलिटेंट का वेपन डाउन कराना है तो एक एजेंट के अंदर इतनी काबिलियत है कि एक मिलिटेंट या एक दुश्मन का हथियार को कैसे डाउन करा सकता है मैम। और बहुत सारी चीज़ें मैम, देखो फिजिकल तो अच्छा होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा, मेडिकल बिल्कुल फिट होगा वो, हाँ है ना, एवरीथिंग। और मैम सबसे बड़ी चीज़ है मैम कि लाइफ के अंदर एक देशभक्त होगा मैम। हाँ जी। सर इंडियन सीक्रेट एजेंट हैं आप थे, आपके साथ इतना कुछ हुआ, आपको जेल भेजा गया और आप देशभक्त भी थे, तो उनसे कोई हेल्प नहीं मिली आपको? कि बिल्कुल हेल्प करी, तभी आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, बट आपको तो लगना ही नहीं चाहिए था, जब कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं था तो आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था। मैम अभी आप हैं अभी, आप ही जाके एक ब्लेम लगा देते हैं कि मैंने आपको थ्रेट दिया। आप सिर्फ एक कंप्लेन लिखाते हैं मैम चौकी पर जाकर अभी कि लक्की बिस्ट ने आपको एक थ्रेट दिया, धमकी दी, आप मेरे ऊपर 506 का मुकदमा दर्ज कराते हैं मैम। ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं मैंने आपको धमकी दी, लेकिन फिर भी मुझे थाने तक जाना पड़ेगा ना मैम, क्योंकि आपने बोल दिया, जाना तो मुझे पड़ेगा ही। बेशक मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगा कि यार कि भाई मैं मैम से मिला भी नहीं और मैंने धमकी भी नहीं दी, लेकिन आपके चक्कर में मैम मेरे 2-4 घंटे तो खराब होंगे ही होंगे। इसमें वो बड़ा केस था, वहाँ 4 साल खराब हुई, इस धमकी में शायद 4 घंटे खराब होंगे मैम। आपके इंटरव्यूज में आपने बोला था कि जो सीक्रेट एजेंट होता है वो कब अगर मान लो रिवील हो जाता है तो फिर उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। आउट ऑफ इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, अगर दुनिया के किसी भी देश के अंदर अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो वो मजबूरी है मैम, वो पहले से उस एजेंट को भी पता है, ये लॉ है देश का। बट ये सर गलत चीज़ नहीं है, मतलब मैम गलत चीज़ नहीं है मैम, ये लॉ है, आप जानते हुए भी मैम। मैम एक चीज़ आप बताइए, आप अपने घर पर
खाना बनाते हैं गैस पर, हाँ जी। आप खाना बना रहे हैं ना मैम, तो आपका हाथ, आपको पता है कि खाना बनाते समय आपका हाथ जल सकता है गैस पर, हाथ हाँ। ये तो आपको पहले, आपका हाथ जलेगा तो गलत चीज़ थोड़ी ना मैम। हाँ जी। तो आप इसके चक्कर में खाना बनाना थोड़ा छोड़ दोगे मैम, खाना तो आप फिर भी बनाओगे, बाई चांस कभी हाथ जल गया। हमारी देश की सिक्योरिटी है मैम, हमें पता होना चाहिए हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे लिए क्या सोचता है, ठीक है, वो कितना मजबूत हो रखा है, वो किस किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप दुनिया में जब तक दुश्मन को नहीं मार सकते, जब तक आप दुश्मन को नहीं जान लोगे मैम। सर मैं लास्ट आपसे एक संदेश चाहती हूँ अपने यूथ के लिए। लोग आजकल बहुत नशे में जा रहे हैं, पंजाब आप जानते हैं स्टेट कैसा हो गया है। सर आप हमारे यूथ को एक स्पेशल मैसेज देना चाहिए। मैम सबसे पहले तो मैं आज यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि एक मतलब कि लाइफ में एक ही चीज़ देख लो कि हमारे फ्लैग से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है भाई, झंडे से बड़ा कुछ भी नहीं होता। दुनिया के अंदर आप कहीं भी रहो, आप इंडिया में रहो, आपको लगता है नहीं मुझे ज़रा कनाडा जाना है, मुझे यूएस जाना है, आप जाओ, बहुत पैसे कमाओ, ठीक है, शादी करो, वहीं बच्चे पैदा करो, लेकिन एक चीज़ आप कभी मत भूलना यार, आप एक हिंदुस्तानी हो, ठीक है, और लाइफ में शॉर्टकट कुछ नहीं होता भाई, शॉर्टकट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप रातों रात शॉर्टकट करके ऊपर पहुंच जाओगे, जितनी जल्दी आप ऊपर पहुंचोगे मेरे भाई, उतनी जल्दी ज़मीन पर भी गिरोगे, क्योंकि आपको ऊपर जो पहुंचे हो आप अपनी मेहनत से नहीं पहुंचे हो, शॉर्टकट पहुंचे हो तो वहाँ होल्ड नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप मेहनत से वहाँ पहुंचे होते तो आपको हर स्टेप पता होता कि किस स्टेप से मैं कैसे गुजर के गया हूँ, आप वहाँ होल्ड करोगे। जितनी स्पीड से जाओगे उतनी स्पीड से ज़मीन पर आओगे। और नशे को बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है, और कोशिश करो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट मत करो, खालिस्तानी वगैरह जैसे कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। मैम इनडायरेक्ट तरीके से मैं आपको बताता हूं कि आपको नहीं पता चल पाता कि आप कैसे टेररिज्म को सपोर्ट करते हो। ये जो आज देश के अंदर चल रहा है, इस नशे को खरीदना बंद कर दो यार, क्योंकि नशे का पैसा कहीं ना कहीं टेररिज्म में जा रहा है, ठीक है। जो भी आप ड्रग खरीदते हो, जो भी आप नशा, कुछ भी नशा खरीदते हो, जो भी आप पैसा दे रहे हो, ये पैसा 100% कहीं ना कहीं टेररिज्म में जा रहा है। आप एक क्रिकेट की बैटिंग में पैसा लगाना छोड़ दो, ठीक है। इस देश से बहुत बड़ा जो क्रिकेट की बैटिंग में जो पैसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं टेररिज्म को फंड जा रहा है। आप कहीं ना कहीं अनजाने में इनडायरेक्ट तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर हमारे शो पे आने के लिए। और अगर सर के बारे में और उनके ऑपरेशंस के बारे में जानना, अभी तो सर के पास टाइम कम था, सर ने ऑपरेशंस नहीं बताया आपने, तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। बिल्कुल मैम, मैं इसमें बता दूं हाँ जी। कि अभी ये जस्ट एक रॉ हिटमैन बुक आई है, और ये रॉ हिटमैन 2 का फर्स्ट का सीक्वल है। और इस बुक पर आपको दुनिया के 8 मेजर ऑपरेशन करने को मिलेंगे जो एजेंट लीमा ने करे हैं, और उसने इन 8 ऑपरेशंस के लिए क्या क्या आइडेंटिटी बदली, इसमें कितने लोग मरे, उसने अपने किसको खोया, ये आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। और आपको ये बुक जैसी भी लगे, अच्छी लगे तो अच्छी, बुरी लगी तो पक्का बताना, ताकि नेक्स्ट बुक और इससे बेटर लिख सके। थैंक यू। थैंक यू सर।